अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। आज हमें तकरीबन 1 महीने से ज्यादा हो गया है डॉग स्टॉक करते हुए, और इतने अरसे में हमने जो गुफ्तगू की है डॉक्टर हसनैन, इकोनॉमिक्स रिव्यू की है हमने इस मुल्क की, और कोर इश्यूज को हमने एड्रेस करने की कोशिश की है। हमारी ज़ाहिर है ये कोई लेक्चर नहीं है, हमारी टॉक्स में थोड़ी सी डाइवर्जन्स होती हैं एंड वी एंजॉय टॉकिंग लाइक दैट, तो आप भी उसको बर्दाश्त कर लें। लेकिन इम्पोर्टेंट बात जो आपसे शेयर करनी है ना, दैट इज कि हमने शुरू में ये डिसाइड किया था कि हम डेली अफेयर्स जो हैं, जो हमारे नेशनल मीडिया में आते हैं, हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। हम देर आर कॉन्क्रीट इश्यूज, देर आर वेरी सीरियस इश्यूज दैट नीड टू बी टेकन अप, दैट नीड टू बी डिस्कस्ड, हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब, आपने जो 1 महीने में जो गुफ्तगू फरमाई है उसका मैं जस्ट बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ लोगों के साथ। नंबर वन, वी आर अ न्यूक्लियर कंट्री विद अबाउट 150 to 200 न्यूक्लियर वेपन्स है, जो भी है हमें नहीं पता कि कितने हैं असल में, लेकिन एक अंदाजा ये लगाया जाता है। ऐसे मुल्क में इंतशार अफोर्ड नहीं किया जा सकता। Any kind of civil unrest, here you go, is disastrous to जितनी इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हुई है, कौन जिम्मेदार है, ये एक अलग कहानी। $7.3 बिलियन, ये पिछली गुफ्तगू में डॉक्टर साहब ने बताया था, वो हमारे इस वक्त फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। हमारे दोस्त हैं जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, कुछ मशीनरी मंगाते हैं वो चाइना से और दूसरे मुल्कों से। कल वो बता रहे थे कि इस वक्त कराची पोर्ट पे इतना माल रखा हुआ है कि अगर उसको स्टेट बैंक पेमेंट करे तो ये रिजर्व्स जो है दिनों में खत्म हो जाएंगे। नतीजा ये निकल रहा है कि डॉक्स पे शिप्स खड़े हुए हैं, उनका किराया पड़ रहा है, कराची में बारिशें हो रही हैं, लोगों की मशीनरीज हैं और सामान है वो लकड़ी की हल्की सी लकड़ी की पेटियां होती हैं उसमें रखा हुआ है। पीपल आर वरीड कि क्या होने जा रहा है। ऑन टू दैट सर, आपको याद होगा कि उसमें मैंने बताया था कि जून तक उनके ऊपर पाबंदी थी इंपोर्ट पर, लेकिन फिर 100% फाइन लगा दिया गया, फाइन इम्पोज भी कर दिया गया आपके इंपोर्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो वो जाएं तो कहाँ जाए, तो कहाँ जाए, ये सूरत हाल है। देयर आर वेरी सीरियस इश्यूज। फिर ये एक गुफ्तगू होती चली जा रही है कि एक हुकूमत को नहीं चलने दिया। देखिए, देयर इज सो सच सीरियस मिसमैनेजमेंट कि इसको प्रिवेल नहीं करने दिया जा सकता। कोई भी आदमी जो कि इस पोजीशन में है या कोई जो मुल्की इदारे हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो इस किस्म की मिसमैनेजमेंट को प्रिवेल करने दें। लेकिन क्या किया जाना चाहिए डॉक्टर साहब? मैं ये बहुत संजीदा सवाल है, क्योंकि लोगों को शायद हमारी गुफ्तगू से ये इंप्रेशन मिल रहा है कि हम किसी एक शख्सियत को कभी टारगेट करते हैं या किसी एक पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। हमारी तो कोई एफिलिएशंस नहीं है। जो अंग्रेज कहते हैं कि जी नोबडी इज पुटिंग फूड ऑन माय टेबल, सो आई रियली डोंट केयर अबाउट हाउ यू फील अबाउट इट। हम अपना काम करते हैं, अल्लाह ताला ने जहां से हमारा सिलसिला लगाया, तो दैट्स नॉट आवर प्रॉब्लम। अगेन लोगों का ये सवाल होगा कि क्यों करते हैं। सो दैट इज द क्रिटिकल क्वेश्चन जिसको लोग इधर उधर से घुमा फिरा के बात करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। हमारा माशरती बोनापन इतना ज्यादा हो गया कि हम हर बात के ऊपर नेगेटिविटी तलाश करते हैं। आप सही मकसद के लिए कोई काम कर रहे हैं तो इसमें भी माशरती बोनापन ये है, या इसको नफ्सियाती बोनापन कर लें या साइकोलॉजिकल बोनापन कह लें, कि हमारा तो इससे कोई चीज मुंसलिक नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि ये क्यों कर रहे हैं, किस एजेंडे पे, क्या काम करेंगे, ये क्यों करेंगे। प्लस एक आम बात है जो मुसलसल आपके साथ इस पूरे एक माह मेरे ख्याल में गुजर गया। हमने मेरा ख्याल है कि 21 जुलाई और अभी हम सिर्फ मईशत की उन चीजों के ऊपर बात करते रहे कि वो कुछ छोटी सी छोटी चेंजिंग्स कर ली जाए तो ये मामलात बेहतर हो जाएंगे। मसलन
इंपोर्ट्स के ऊपर लाजिम पाबंदी लगाने के बजाय लग्जरी आइटम्स पर लगा देते। उसको देखा जा सकता था, यानी जो आपको जो है वो जिसको आप लग्जरी प्रोडक्ट्स में कहते हैं, कई बाज़ हम सिर्फ ये भी नहीं कर सकते कि आप एनिमल फूड के ऊपर कंप्लीट पाबंदी लगा देंगे। लोगों ने महंगे कुत्ते और बिल्लियां पाल रखी हैं, वो नहीं देंगे, लेकिन उसके साथ आपके जो है वो दूसरे जो है लाइफ स्टॉक भी मुतासर होगा और आपका जो है वो तकरीबन 100% जो है वो फूड वहीं से आता है। पाकिस्तान में ऐसी कोई हमने नहीं बना रखी अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान ने सुई से लेके धागे से लेके चारा तक या लोगों का कोई एक भी काम जो हम जिसको कह सकें कि मेक इन पाकिस्तान है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, अब मैं इस तकलीफ को बड़े दर्द के साथ बयान करना चाहता हूँ। तकलीफ को दर्द के साथ बयान करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब तकलीफ को हिम्मत कर, एक ये है कि मतलब इसको मीडिया की जीनत बना दिया जाए। एक ये है कि हम यहाँ बैठे क्यों, ये दर्द है जो जिस तकलीफ का इजहार हम यहाँ कर रहे हैं, जिसका हमें कुछ ना लेना है ना देना है। पॉइंट ये कि आपने जब ये सवाल पूरा मुकम्मल करके जब दोबारा लोग इसको रिवाइंड भी करेंगे और आपने जिस सवाल पे मुझसे छोड़ा था वो बड़ा दर्दनाक है, उसको मुझे हिस्ट्री में चला गया और हिस्ट्री में जिस टाइम पर ये बहस हो रही थी कि इसका तकसीम कार क्या होगा, क्योंकि आज हमने फेडरेशन पर बात करनी और फेडरेशन को लातीनी जुबान में फेडोस कहते हैं। राइट, हमने अपना कैप्शन आज किया हुआ है प्रोग्राम के टाइटल का, प्रोविंसेस की डिवीजन और उसके अंदर जो चैलेंजेस हैं और इश्यूज उसमें जो भी हैं। अच्छा, व्हाई इज इट नॉट हैपनिंग, इसलिए कि वो डॉक्टर साहब हमें बताते रहे हैं कि जो हमारी डिवीजन ऑफ रिसोर्सेस है among the 4 units और गिलगित बल्तिस्तान को स्टेटस नहीं मिला हुआ, आजाद कश्मीर को वो स्टेटस नहीं मिला हुआ, इंडिया ने तो मर्ज कर लिया ऑक्यूपाइड कश्मीर को। तो व्हाट आर यू डूइंग विद आवर मोदी का जो एजेंडा था, जो वादा करके आया था, जिस पर उसने इलेक्शन मांगे थे, जिस पर उसने वोट मांगा था, वो कामिल तरीके से वो करके चला गया। उसने उनको कश्मीर दिलवा के गया, ठीक है, 378 लगा के गया। अच्छा, अब सब सवाल ये है कि जैसे हमने सवाल किया और इससे मैं आपके पहले सवाल को रिलेट करने लगा कि बात तो हम फेडरेशन की करेंगे और फेडरेशन का बेसिक मकसद क्या होता है कि इत्तेफाक राय से फैसला साजी करना, ठीक। इसमें और खास बात होती है कि एक दूसरे के मुफाद पर मुफादात को ऐसे यकजा करना, इख्तियारात को, ताकत को और इख्तियारात की मुंतकिली को, जिससे आपस में कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना आए, ठीक है, और सब उसके ऊपर तजादात ना आए, सब उस पर एक मुतवाजन आहनी ढांचा, मुतवाजन आहनी ढांचा लफ्ज बोल रहा हूं, उसको तश्कील देती है। इसको फेडरेशन कहा जाता है, ठीक है। अब देखे जाए तो फेडरेशन के बाद गवर्नेंस और उसके वसाइल की तकसीम कार, जो पहला सवाल है जिसके अंदर हमने प्रोफेसर सजाद नसीर को तकलीफ दी थी कि आप हमें एक जेनेरिक जर्नल ओवरव्यू दे जाइए, तो उन्होंने वो एक हिस्ट्री बयान की कि किस तरह 47 का मामला आया और उसके अंदर उस वक्त तक बरतानवी राज का गवर्नेंस सिस्टम था, फिर हमने अमेरिकी राज का जो है वो गवर्नेंस सिस्टम अपना लिया, फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म जो है वो यानी अंडर द लॉ ना सही, लेकिन किसी न किसी सूरत में तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म टिक, राइट, बिल्कुल। अच्छा, फिर आपने हम 3 तरीकों से अभी मैंने अभी तक आपका वो सवाल टेकअप नहीं, क्योंकि है दर्दनाक, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो 3 सतहों के ऊपर देखा जाता है कि जो फेडरेशन होता है, जिसको फेडोस कहा मैंने, और थोड़ा मैंने यानी ऑफ कोर्स ये लेक्चर सीरीज नहीं है और हम इसको लेक्चर सीरीज की तरह भी नहीं चला रहे, exactly. लेकिन मैं क्योंकि हम समझाना ये चाहते हैं और बताना ये चाहते हैं और बल्कि अर्ज ये करना चाहते हैं कि खुदारा समझिए इस बात की कि हमारी किसी किस्म से किसी शख्स से, यानी आप डिस्क्लेमर जिस तरह दिया करते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारी तरफ से आप जिसको हाकिम बनाना चाहें आप बनाइए, लेकिन उसके चंद मकासद होंगे। यानी कुरान मजीद में हाकिम बनने के पूरे कुछ यानी प्री रेक्विजिट्स हैं। आप ये देखिए कि आप यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले सकते प्री रेक्विजिट्स के बगैर। जी जी। इसी तरीके से वो अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ना है तो बेसिक अकाउंटिंग, बेसिक मैथ और बेसिक जो है वो
अकाउंटिंग मैनेजमेंट, फिर उसके बाद आपके कुछ अपग्रेडेड कोर्स होते हैं, तो 7वें टियर पे जाकर आपके 6 प्री रेक्विजिट पूरे हों तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक कोर्स पढ़ा जाता है। ठीक है। सेम एज इट गोज विद फिल्म स्टडीज, यस यस। सो उसमें अगर आप लिटरेचर स्टडीज में देखेंगे या फिल्म स्टडीज में देखेंगे तो प्री रैक के बगैर वहां पे, अच्छा उससे भी पहले जो है वो मेरिट्स और डीमेरिट्स का फैसला किया जाता है कि आप उस डिसिप्लिन में आ भी सकते हैं या नहीं आ सकते। बिल्कुल, वो आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह। एप्टीट्यूड टेस्ट। तो हमने ये सिर्फ इतनी सी अर्ज ये थी कि जब ये सवाल किया जाता है कि अभी मैं फेडरेशन से पहले एक सवाल ले लूं और फिर सवाल उसी सवाल से जोड़ूंगा कि हम ये आमतौर पे देखते हैं, और मैंने एक नया मामला शुरू किया और मैंने ये कहा कि लीडरशिप विद द सब्सटेंस। ओके। अच्छा, अगर हाकिम को ये पता नहीं होगा कि फेडरेशन क्या होती है, अब फेडरेशन के ऊपर आज हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे और उसके अंदर हम ये बात करेंगे कि रिफॉर्म्स कहां चाहिए, लेकिन ये ऐसे हो सकता है तो मुमकिन कि मैं 47 से शुरू होकर के आज 2022-23 तक जो है वो हम जो हालात चल रहे हैं हम उसका प्रियम्बल ना देते और डायरेक्ट हम फेडोस से शुरू कर देते और हम बताते कि जी फेडरेशन में ये हुआ, एनएफसी अवार्ड इस तरीके से होते हैं और 18वीं तरमीम के बाद ये कुछ हुआ और इसको कहते हैं यानी फेडरेशन का निजाम। और जो सूबे हैं और सूबों की तकसीम कार यहां से शुरू होती है। ठीक है। आप मुझे कहीं से भी रिफॉर्मिस्ट मानेंगे, आप कहेंगे तो इसको तो बुनियादी चीजें ही नहीं पता, इसको तो तारीखी हवाला जात ही नहीं पता, इसको तो ये भी नहीं पता कि ये कौन सा यानी आर्टिकल है। ये जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 2010 के अंदर ये आर्टिकल आया, ठीक, और आर्टिकल 172(3) यानी ब्रैकेट 3, आर्टिकल 72(3) में तरमीम का जो अमली जामा इसको पहनाया गया वो 2010 के, यानी 2010 में ये आइन की तरतीब हुई जिसके अंदर 18th अमेंडमेंट का जिक्र मैं आपको कर रहा हूं। अच्छा, यहां से तो मैंने ये शुरू किया। अब सवाल ये था कि जो लीडरशिप है, अब इसको फिर रिलेट कर रहे हैं और फिर इस पे कंफ्यूज होने की कतई जरूरत नहीं है। वो ये है कि जो लीडर होता है उसमें सब्सटेंस होता है, तो वो देखता है कि मेरी जरूरत क्या है। हुकूमत करना जरूरत है या हुकूमत करना अल्लाह का हुक्म है? क्या हुकूमत आपको लगता है कि आप हाकिम हैं तो आपको हुकूमत करना चाहिए? हाकिम यानी बादशाहत नहीं, अयाशी नहीं, नहीं, टू डिस्पेंस ड्यूटी। फेडरेशन की बात की तो जहां पर तकसीम कार आपस में रजा, अच्छा दूसरा कहा कि रजाकाराना तकसीम कार। अच्छा, जो मैंने आपको लैटिन वर्ड का रजाकाराना तकसीम कार, यानी मेरा किसी यूनिट के अंदर पैसा कम हो गया तो दूसरा जो बड़ा भाई या छोटा भाई उस फेडरेशन के अंदर से, उस यूनिट के अंदर से पैसा निकाल के रजाकाराना तौर पर उधर डाल देगा। ओके। तो इस तरीके से फेडरेशन या यूनिट्स जो हैं वो आप, जहां हमने इस चीज को समझा कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं थी कि तकसीम कार क्या हो रही है, जो है वो ढांचा कैसे मरतब किया जाएगा, उसके अंदर मुफादात कितने होंगे। तो यहां पर लिटरल मीनिंग इसका ये है कि किसी मटेरियलिस्टिक और किसी यानी सिर्फ और सिर्फ आप क्या कह सकते हैं बेनिफिशियरी निजाम की या बेनिफिशियरी लेंस के साथ आप ये नहीं देखेंगे, आप रजाकाराना तौर पे देखेंगे कि फेडरेशंस को क्या जरूरत है। इसमें इंपॉर्टेंट लफ्ज रजाकाराना है। अच्छा, अब हम हालत जो जिस सिचुएशन में अब बैठे हैं और जो करंट सिनेरियो है आपकी गवर्नमेंट का, इसमें हालत ये है कि इस वक्त इतनी ज्यादा इगोइज्म, इतनी ज्यादा अनापरस्ती, कहीं पर रजाकाराना तौर पर यानी इकोनॉमिक कमीशन में बैठना भी पसंद कोई नहीं कर रहा, तो यूनिट्स को कौन बनाएगा? और जो भी नई हुकूमत इस वक्त आनी थी वो अर्जेंसी टू चेंज थी 2013 से। 2013 से आप डिक्लाइन की तरफ आ रहे थे, आपके मईशत के नंबर बिगड़ना शुरू हो रहे थे। 2013 से ही आपको समझ में आना शुरू हो रही थी कि आपके जो है वो जो एक्सटर्नल इंटरनल जो है वो डेफिसिट जो है वो बढ़ना शुरू हो रहे हैं, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों। और फिर जो एक्सचेंज रेट्स का जो इशू है वो मेन इशू जो है वो आना शुरू हो गया, आपके बेस पॉइंट्स बदलना शुरू हो गए और यहां तक कि 2008 से आपका जो है वो 100 बेस पॉइंट से 150 बेस पॉइंट यानी आज के दौर में आप पहुंचना शुरू हो गए। तो जब आपने एक सूबे का यानी
आपने फेडरल ने जब बजट पेश करना था उसका तो कोई तुक नहीं बनता, तो आपने बाकी सूबों को कितनी तकसीम कार करनी है, और इस सूरत हाल के अंदर जो डिस्कशंस होंगी वो तो इररिलेवेंट बन जाएंगी जब आपने रिफॉर्म्स ही नहीं किए होंगे। क्योंकि सबसे पहला पॉइंट तो यहां पर यह आता है कि क्या ये रजाकाराना है, क्या फेडरल में तो कोई और हुकूमत करेगा, तो पंजाब में जिसकी हुकूमत होगी और इधर अगर किसी और की हुकूमत होगी, और तीसरे शहर सूबे में किसी और की हुकूमत होगी, चौथे शहर सूबे में किसी और की हुकूमत होगी, तो ये सवाल हमें उसी दर्दनाक सवाल की तरफ लेकर चला जाता है कि जहां अनापत्ति जब बढ़ जाएगी और रजाकाराना, ये नहीं वो तो रजाकाराना तो अनाद की बात आ गई। एग्जैक्टली, या अनाद के ऊपर बात आ गई, बिल्कुल ऑपोजिट चले गए ना। एग्जैक्टली। जब आप मुझसे ये सवाल करते हैं कि मैं ये कहता हूं कि जब लीडरशिप हमें इस टाइम पे शदीद कहते रिजाल तो बड़ी दूर की बात, फिर मैंने कहा कि लीडरशिप क्राइसिस के अंदर है बुरे तरीके से जी। अच्छा, किस लीडरशिप क्राइसिस के बाद मैं बहुत डिटेल अगर ना जाऊं, और मैं इसी बात उस जमाने में मानी गई थी और किस तरीके से हमने अलग होने की बात सोची थी और क्या बातें हुई थी, लेकिन एक जुमला आया था कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान साहब के बाद ईस्ट बंगाल जो है आपसे नहीं संभाला जाएगा और अनकरीब ये अलग हो जाएगा। ये कहां से आया था? अच्छा, ये जुमला फिर मैं नहीं बोलना चाहता, ये तारीखी हवाला जात की तारीख तान पाकिस्तान में बहुत है, मैं सिर्फ आपको एक फूड फॉर थॉट दे देना चाहता हूँ। चलिए, और फूड फॉर थॉट इसलिए करता, हालांकि फूड फॉर थॉट इसलिए नहीं देना चाहता हूँ, उन्होंने ये कहा था कि ये आपसे, अच्छा फिर ये अलग होगा, ये मौलाना आजाद क्या तो नहीं है? नहीं, मैं सिर्फ बात, मैं आपकी रिक्वेस्ट है कि मैं इसमें बरकत, इसमें बात इसलिए नहीं करना चाहता कि ये बड़ी बात कहीं और चली जाएगी। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब अगर आप समझने की कोशिश करें तो यहां से फिर उन्होंने अगर अलग हो गए, वहां से वो मामला अलग होता है। ये कितनी दूर अंदेश बात है, और वो दूर अंदेशी ये थी कि ये अलग होते होते फिर आगे तकसीम कार इसी अनाद की बुनियाद पर होगी, रजाकाराना तो रहेगी नहीं। एग्जैक्टली। और रजाकाराना इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपके और हमारे रहने सहने के अंदाज फर्क, और पहले कह दिया गया था कि बंगाल में और उनमें इवन मजहब की बुनियाद पे छोड़े, यानी कोई भी कदर मुश्तरक नहीं, ठीक है, और ये मजहबी मसला नहीं था, ठीक हो गया। अच्छा, आज फिर वही बात आ गई, इन चारों सूबों के अंदर जो है, मैं आपको एनएफसी की रिपोर्ट के साथ साबित करके देने लगा हूं, मजहब का मसला फिर नहीं, माशी मसला है, कोई माशी मसला है, माशी मसला है, आपके मुफादात का मसला है, रजाकाराना माइनस करके मुफादात कर लें, अनाद कर लें, तकसीम कार कर लें। मुफाद तो खैर बीच में आ गया ना कहीं। इसके साथ जो है वो आप अगर हर सूबे की आप सोचेंगे, सोच को सोच लें, तो उन सब की सोचेंगे कह रही है कि हमारे साथ ज्यादती। नहीं, देखिए मफाद तो आ गए दरमियान में, एक साइड पे रजाकाराना है और एक साइड पे अनाद। आमतौर पे एक अगर आप देखें तो सिंध के साथ आप जेनेरिकली पूछेंगे तो हमारे साथ ज्यादती की जा रही है, फिर आप चले जाएंगे कि हमारे साथ वो, यानी आप केपीके को, यानी जब वो खैबर पख्तूनख्वा था तो खैबर पख्तूनख्वा से पहले उसे क्या कहा जाता था? एनडब्ल्यूएफपी कहते थे, एनडब्ल्यूएफपी कहते थे। फिर उसको जो स्टेटस मांगा गया उनकी, तो देना चाहिए, ऑफ कोर्स देना चाहिए। तो फिर उसको खैबर पख्तूनख्वा की मूवमेंट शुरू की, और उसके अंदर भी जो है वो लोग हैं जो कि एक सेक्ट है जो कि आपको मानता ही नहीं, वो उस हुकूमत को भी नहीं मानता जिस हुकूमत की हुकूमत रही है, तो वो तो चाहते इस तरह, तो फिर उनका भी हिस्सा, उनके हिस्सा बकदर जुस्सा आप उनको भी दे दीजिए, दे दें। फिर अच्छा, अब यहां से ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि मैंने सिर्फ थोड़ा प्रियम्बल बनाने के लिए तीन चीजें, जिस तरह हमने इसका जो खालिद है वो जो है वो क्या नाम है आपके अयूब खान साहब हो रहे, या फिर उसके बाद जो है इस लोकल गवर्नमेंट के ऊपर किसी ने कामयाबी हासिल की तो मुशर्रफ साहब ने, और उसके बाद रोना ये है। अच्छा, फिर मैंने आपको कहा कि अब लीडरशिप कंपैरिजन नहीं, लीडरशिप विद द सब्सटेंस। सर सैयद अहमद खान साहब थे, उस जमाने में वो इलेक्शन लड़ते तो कहां जाते? उड़ जाते। अच्छा, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई तहरीक नहीं की, अवाम में नहीं गए, और उन्होंने एक शऊरी कोशिश की और एक शऊरी काविश की, और उन्होंने कहा कि मैं अगले आने वाले वक्त में आप लोगों को सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी पे तवज्जो दो। इन्होंने आसान कहा कि नहीं, ऐसे होगा, जज्बात, उर्दू सीखी, उर्दू की लाते तोड़ दी आपने,
ये तो फरंगियों की ज़बान को कहते हैं, फरंगियों की ज़बान। MA हैशटैग MA माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक, ये वो कौम बन गई, लेकिन उर्दू की तरवीज न कर सकी और अंग्रेजी की जो बोली, तो जब बोलना शुरू किया तो वो उसकी लाते तोड़ी की हद कर, चीखें निकल गई उसकी। अब आप ये देखिए सर कि यहां से मैं सिर्फ मसला ये उठाना चाहता हूं कि मैं लीडरशिप विद सब्सटेंस जब कहता हूं तो सर सैयद अहमद खान साहब ने सोचा कि उस टाइम पे सोचने वाले मक्स कितने होंगे, फलसफी कितने होंगे, बुरहान अहमद फारूकी साहब जैसे बड़े कमाल के दर्जे के फलसफी कहां से पैदा होंगे, और मैं यू जस्ट नेम इट कि ऐसे ऐसा नाम जो तारीख की और आजकल के तो मामलात के अंदर बिल्कुल अब यूं सोच नहीं सकते कि ऐसे नामों का कोई जिक्र भी मौजूद होगा। इतने इतने अजीम नाम और इतने इतने मुहक्किक हर फील्ड के अंदर, साइंस के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, मतलब कमाल दर्जे के लोगों की नर्सरी बनाई गई, वो थी सर सैयद अहमद खान। फिर वो सोच और शऊर के अंग्रेजी सीखो, आने वाले वक्त बहुत सख्त वक्त है। फिर तुम्हें क्या होगा, हिंदुस्तान में हिंदू जो होंगे वो जात बिरादरी के नाम पे पोजीशंस नहीं ले रहे होंगे, उनको अंग्रेजी जुबान के ऊपर उनको अबूर हासिल होगा, और फिर वही होगा फिर जो तुम्हारे साथ होगा। अच्छा, ये था सब्सटेंस था उस लीडर के अंदर, उसने अपने आप को बैक किया, हुकूमत से उसको कोई गर्ज नहीं। एक बड़े लीडर और भी थे, 3 दफा इलेक्शन हारे, कौन सा? शायद एक जीते, वो भी पता नहीं क्या जीते, जीते तो क्या जीते। फिर कमाल की बात है कि आपने आजकल हम एक और लफ्ज सुन रहे हैं, पॉपुलरिज्म, पॉपुलिस्ट अप्रोच, पॉपुलरिज्म, पॉपुलिस्ट, पॉपुलैरिटी की इंतहा जिस दर्जे में आप ये समझते हैं। और आपके वसातत से मैं आपके सारे सुनने वालों को बता दूं कि यकीन करें कि आपको मुझे क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन अगर आप मुझे मोस्ट हैंडसम आदमी को बता दें तो मुझे इमरान खान से पसंद आए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और अगर आप मुझे कहें कि मॉडलिंग कहीं करानी हो तो मुझे वो बड़े पसंद आए। किसी ने अच्छा काम किया तो अपनी वालदा की जन्नत के लिए काम किया तो उन्होंने को मेरे पर मेहरबानी की नहीं, या फिर मेरा कैंसर का इलाज कर दें, ठीक। सो वो बात की बात नहीं, मेरा तो किया नहीं ना, तो मैं क्या करूंगा। अच्छा, सो पॉइंट ये है कि या कोई ऐसा मामला अपनाए तो मेरे तो लेना देना अच्छा हुआ करे कोई, मेरे तो अच्छा बहुत अच्छा काम किया। मैं जब मैन विद द सब्सटेंस कहता हूं वो आगे की सोचता है, पिछले आपने रद्द कर दिया, अब रद्द कर दें। लेकिन हमने ये सोचा कि जब बादशाहत या हुक्मरानी दी जाती है तो उसको हुक्मरान को ये नहीं कहा जाता वो अनाज में नहीं रहता। रेलामा इकबाल वो हस्ती हैं जिन्होंने अनाज में रहता तो वो अपनी सीट पक्की करते या वो उनको रिक्वेस्ट करते कि आप तशरीफ लाएं अगर मेरी पॉपुलैरिटी नहीं है तो। जबकि ये वो जखीम जहन है, यानी इन्होंने जब बांगे दरा लिखी इलामा इकबाल ने तो उसके मुकाबले में किताब लिखी गई बांगे दोहल, उसका नाम था इमाम दीन गुजराती। उसकी किताब सैकड़ों में, हजारों में, लाखों के अंदर कॉपियां बिकी। इनकी 2 किताबें नहीं बिकी, एक इनके दोस्त सरदार साहब थे, पूरा नाम मैं भूलता हूं थोड़ा, उन्होंने खरीदी, और एक इलामा इकबाल खुद था। 2 किताबें टोटल। ये मेरी और आपकी कहानी है, और ये मेरी आपकी नहीं, बेशुमार 1906 में ही आई थी ना बांगे दरा। सर बांगे दोहल का मुझे पता होगा। कहना ये चाहता हूं कि बांगे दोहल जो थी उसकी पॉपुलैरिटी का अगर आप कहते हैं कि हर पॉपुलर चीज बहुत शानदार होती है तो आप इमाम दीन गुजराती को अपना इमाम बना। ये हमारे सामने चेस रखी हुई है, इसका एक किस्सा है, इसकी इब्तिदा कहां से हुई थी। महाराजा थे और उन्हें whimsical डिसीजंस करने की आदत थी, तो उनके वजीर ने उन्हें ये चेस बोर्ड बना के दिया। इसको देख के वो बहुत खुश हुए, बोले क्या मांगते हो मांगो। इसको सबक ये देना चाहते थे कि प्यादों के बगैर बादशाह कुछ नहीं होता। ये बात बहुत पसंद थी राजा साहब को, उन्होंने वही कर दिया कि जी आप बताएं क्या चाहिए। आप ऐसा करें, 64 खाने हैं इसके, पहले खाने पे चावल का 1 दाना रखें, दूसरे पे 2 रखें, तीसरे पे 4 रखें, 8, 16 और इस तरह करके 64 खानों तक उसे डबल करके मुझे आप दे दीजिए। आप अपने कैलकुलेटर्स पे कैलकुलेट कर लीजिएगा, जब ये 32 से 36 खानों तक पहुंचते हैं तो ई का निशान आ जाता है। उनके लोगों ने
कैलकुलेट किया कि कितने चावल चाहिए होंगे, तो चावलों का उन्होंने हिसाब यह लगाया कि अगर 1 मुरब्बा इंच में इतने चावल रखे जाएं तो कुर्रा यास को 2 दफा अगर काश्त किया जाए तो ये चावल पूरे होते हैं। दूसरा सबक यह था कि सोचे समझे बगैर कोई वादा नहीं कर लेना चाहिए। नहीं सर। सर ये सोचे समझे बगैर कोई वादा नहीं कर लेना चाहिए। इसी तरीके से डेजिग्नेटेड सर्वाइवर और वो गेम वो हाउस ऑफ कार्ड्स देखकर फर्स्ट 100 डेज का तमाशा भी नहीं करना चाहिए। हाँ ये वादे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। डाउन टू बिजनेस, डाउन टू बिजनेस। क्या खूबसूरत बात सर, नंबर की बात में तो बुल है ना सर, बुल ये वॉल ऑफ स्ट्रीट, जो वॉल स्ट्रीट और वॉल स्ट्रीट के ऊपर जो लगता है, और ये हमारे मेरे ख्याल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ भी लगा हुआ। डिसीजंस जो है वो कैलकुलेटेड हुआ करते हैं, ठीक है। इसको एक और लफ्ज बोला जाता है, इसको एजुकेटेड रिस्क बोला जाता है। कुछ ऐसे से मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश के लिए थोड़ा सा फेसबुक पे आया और बाकी जगहों के ऊपर मैंने थोड़ा कमेंट देने की कोशिश की कि भाई आपसे इख्तलाफ नहीं, आपके लीडर को जिसका करिश्माती अनासर से आप जो है वो तासुर पकड़ रहे हैं, वो आप बेशक हो जाएं, लेकिन चिगुआरा शर्ट की जिन्नत बन सकता है, लाखों शर्टों के ऊपर उसके डिजाइन बन सकते हैं और करोड़, यानी अमेरिका ने उसको माना या नहीं माना, चिगुआरा हर जगह चीन ने जब आवाज लगाई, एजाज अहसन साहब ने भी लिखा, चीन ने जब आवाज लगाई तो आवाज पर आजादी, वो आजादी मांगता था। अब आजादी कौन सी मांगता था, सब्सटेंस नहीं था। जो है ना वो प्रेसिडेंट तो, लेकिन चिगुआरा नहीं बनता, सताए हुए हैं, दिल फरेब। लेकिन सर दिल फरेब का मसला ये है, यहाँ पर मैं बहस करना चाहता हूँ, ये दिल फरेब अदाएं जो है ना वो मिले बैठी, हमें ये जो लेकर आएगा, जब यहाँ से जब प्रॉब्लम शुरू हो गई 2013 जैसे मैंने अर्ज की, तो वहां प्रॉब्लम शुरू हो गई, जैसे आपने अभी यानी आपके इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन ना आती तो उससे पहले जी फेमस पॉपुलरिज्म जो है ना सर, ये इस मुल्क लेकर डूब जाएगा। डूबा तो क्या हुआ, आपका ईस्ट बंगाल वो चला गया। आज वही दोहराए के ऊपर आप खड़े हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि पॉपुलिज्म के ऊपर मेरा सिंपल एक एनालिसिस है कि भाई बांगे दरा ज्यादा बिकी या बांगे दोहर, बांगे दरा से अब सर बिकी और बांगे कॉपियों में तो क्या नाम था, इमाम दीन गुजराती। तो आप लोगों की कौम का इमाम दीन गुजराती है। पहले जिस तरह डाकू कहा, तो जिन लोगों को मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने पीटीवी का और जो कि साइंस का वे नहीं जानते थे, वो साइंस की मिनिस्ट्री दी गई, और फिर उसके बाद ये वो डाकू लोग हैं जिन्होंने आप इन लोगों की फाइट कर रहे हैं। खान साहब को आप पसंद है या आपको खान साहब अगर पसंद है तो ठीक है, उनको एक को रख लें। उनकी वजह से आप सारी वजारतें आप उन डाकुओं को देंगे और जो कि आपके कमरे बेच के खा गए, आपके पीटीवी का नुकसान कर गए, आपके सारों का नुकसान करेंगे। फिर आपने अली अमीन गंडा को मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपके जो सुनने वाले हैं वो ये समझ लें, इस एनालिसिस के अंदर पिन्हा एक बात है कि लीडरशिप विद विजडम। अब दुनिया आ गई है एजुकेटेड रिस्क के ऊपर। आजकल मिटिगेटिंग रिस्क भी नहीं बोला जाता, उसको कहते हैं एजुकेटेड रिस्क। टेक एजुकेटेड रिस्क। एजुकेटेड रिस्क नहीं हुआ करता कि आपने जंप मार लग गई नहीं लगी, कहते बस देर मारे नहीं लगे मैं फिर मारे। सो इस हकूमत को आपने इस तरह का निजाम, एक स्टेटमेंट मैंने जो आपकी इजाजत है फिर उसके बाद मैं आपसे मांगे दरा सुनना चाहूंगा। एक स्टेटमेंट में ये देना चाहता हूं कि आप 5 साल दे दीजिए दोबारा री इलेक्शन, लेकिन आप इकोनॉमी मीशत सर आपकी बुरी हालत में चली गई। मैंने फॉरेक्स रिजर्व आपको बता दिए, मैंने आपको ये भी बता दिया कि इस तेल के मुआवजों की बड़ी जरूरत है हमें, हमारे वो गैस का मामला पूरा नहीं हो रहा। लेकिन फेडरेशन के अंदर जब आपको साथ बात कर रहा था कि मरकज वाहिद सूबे लोकल गवर्नमेंट इन सारों की जरूरत है। अभी गैस जो है वो चारों सूबों के अंदर किस तरह तकसीम होगी और इसके बाद जो है गैस की प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, इससे ज्यादा बढ़ने वाली है। वजह यह है कि आपके पास गैस सप्लाई की मामला नहीं है। इनको रिलेट करते हुए मैं बता रहा हूँ कि इस टाइम स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम, आपके जितने भी आप पॉलिटिकल तमाशबीन हैं, ये समझ जाए, थम जाए, अपनी ताश के ऊपर गौर करें और इस ताश के ऊपर फैलाई हुई ताश इस दुनिया के अंदर क्या है
अमेरिका और यूरोप है वो ईरान के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं, रशिया के साथ वो हाथ मिला लेंगे और गैस के वो ताकतवर ममालिक जी वो सारे मैंने आपको अर्ज की। इसी तरीके से आप ये देखें कि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ गई और आपकी 24% एक्सपोर्ट्स गिर गई और आपकी कंप्लीट इम्पोर्ट बैन की वजह से जब आपने बैन उठाया उसके ऊपर आपने 100% इम्पोज किया, आप जुलाई के एंड तक ले गए, एक महीने का वो आपने दलदल डाल के वो जो आपकी तो वो डाल करके आपने ऐसा तबाहकुन निजाम बना दिया कि मईशत इस वक्त के हालात में पिछड़ों को सबको छोड़ दें, आप खान साहब को ले आइए, अगर ये झगड़ा है तो उस झगड़े को खत्म करें। लेकिन क्या खान साहब आकर उस हाकिम की तरह वो बादशाह का निजाम पढ़ लें तो वहां क्या हुआ करता था कि सल्तनत उस्मानिया जब बनी तो क्या आपका क्या ख्याल है कि ये सिर्फ लड़ाई और झगड़ों की सबब बनी? क्या उन्होंने इमाम गजाली को ढूंढ के लाए थे? आप ऐसे 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 जखीम वाले लोग थे। अच्छा ये देख रहे हैं कि जब कुछ तोड़ने के लिए कुछ बर्बाद करने के लिए भी सब्सटेंस वाला आदमी होता है, किसी सल्तनत को तबाह करने वाला आदमी सब्सटेंस के बगैर नहीं हुआ करता। सबाब जो है वो सल्तनत उस्मानिया को तोड़ने वाला जो था वो हसन बिन सबा भी हल्के ज़हन का नहीं था, एक ही जमाने में यानी इमाम गजाली भी थे और हसन बिन सबा भी था और इमाम गजाली उस जमाने में मैथमेटिकल प्रोपोर्शन निकाल के पूरी की पूरी जमाना बनाया करते थे और पूरे जमान और मकान और कॉस्मिक लेवल पे क्या क्या चेंजेस आएंगे और उस हुकूमत में हुकूमतों को क्या करना चाहिए इसके ऊपर होता था और फिर उसके बाद निजाम तिजारत नस्ख और उसके बाद जो है वो तिजारती निजाम को कैसे बनाना चाहिए वो देखा जाता था। अब यहाँ देख लें कि हमारे पास इस तरह का एक निजाम खराब हो चुका है कि आप किन लोगों को आप जो है वो हुकूमत, यही तो सारा मसला चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि मैं फेडरेशन की जब बात करने लगा हूं तो आपके पास क्या खान साहब के पास आज 5 सालों को दे दीजिए, प्लीज जल्दी दे दीजिए, फिर उनको बताएं कि आपके पास हेड हंटिंग पिछले दौर भूल ना क्या हेड हंटिंग का तो हमने तो क्या वो बुश सीनियर की किताब से बताया था ना आपने कि उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की किताब है उन्होंने पहला चैप्टर इसी पे लिखा है कि उन्होंने अपनी कैबिनेट फॉर्म करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाया था, वो ही सुन लें। उन्होंने कहा था कि जी हमें उन लोगों की जरूरत है की पोजीशंस के लिए जिन्हें गुड सेंस ऑफ हिस्ट्री हो। आपने यहाँ पे टुच्चे भर लिए सारे, तो मैंने यही अर्ज की मेरी कोई लड़ाई तो हमारी दोस्त थी, उन्होंने कहा जी टुच्चा क्या होता है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। एक आदमी गाड़ी बैठे रहते तो वो आगे से वो उसके पास ज्यादा अच्छी गाड़ी थी तो वो आगे से जैसे गाड़ी घुमा के लेके गया, मैं कहती ये होता है। अच्छा सर अवाम फैसला करे, अवाम को यकीन करें हमारे पिछले दिनों मुलाजिम गया और उसने जो है वो मैंने उससे कहा था कि या जते जाएंगा या मियां साहब की तरह जाएंगे तो जते नहीं गया सर। अच्छा नहीं गया, सही आदमी था। वो क्या हुआ कि 3 लाख उसने एजेंट के पास फंसवाई और मैंने कहा ऐसा ना करना और इधर आना और हो जाए खामोशी से चले आना। क्या कि वो आधी तनख्वाह पे किसी जगह 4 घर छोड़कर, जाहिर है जब आप वापस आते हैं मुंह की खाके तो फिर हालत इस कौम की है कि ये डिसीजन अपने इस तरह लेगी। ठीक, इस कौम के डिसीजन और कौन से कौम के डिसीजन आपकी। अभी मैं एक दफा एक जगह मेरा जो है वो एक करीब का जो है वो स्केयर भी है तो उसके लिए वहां नहीं जा सका तो एक कुछों के जिम्मे जाना पड़ा। तो एक खातून की मुझे आवाज आई कि उसने कहा बताओ ये मैंने फोन कैसे लिया, पैसों से लिए, ये कहां से लिए? उसने जाहिर सी बात मैंने अपने पैसों से नहीं लिया। अच्छा ये है आपकी आवाम, ये है आपकी आवाम। मैं पॉइंट सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूं कि रश मांगती है, सिनेमाज बनाए, पब्स बनाए, क्लब्स बनाए, इनको शोर शराबा चाहिए, इनको जलसे चाहिए। तो फिर जब यहाँ चले जाएंगे। अच्छा पॉइंट ये सर ट्रेडिशन इनको बुलाया गया था 2013 से हालात खराब होने की वजह से आपने इनको तैयार किया, तैयार करके आपने किया। मैंने जैसे आपको बताया कि जब जिस टाइम पे कहा था कि कायद आजम और लियाकत अली खान साहब की जिम्मेदारी उठा रहे, ईस्ट बंगाल उनका बनता नहीं है, लेकिन अगर लेना चाहते हैं तो कोई भी कदर मुश्तरक नहीं, और कदर मुश्तरक नहीं तो जितने भी यूनिट्स उठाने वाले हैं ये कुछ भी आपस में एक तरह के राय नहीं बनेगा। और मैंने आपको पहले इसकी जब मैं इसकी समरी आपके सामने खोल रहा था तो फैसला साजी इत्तफाक राय से होगी और इस इत्तफाक राय के बाद मैंने कहा था कि मुफादात की यकजा होकर इख्तियारात, ताकत
और जदीद रियासत में मुंतकिल करने के लिए तमाम तर मामलात के अंदर रजाकाराना और मुतवाजन तरीकाकार इस्तेमाल। वो तो मतलब अंधे को रजाकाराना कहाँ से होगा? जी, हाँ जी, ठीक। हाँ जी। अच्छा, फिर मैंने अर्ज की कि ये फिर इन्होंने कर लेते। हाँ। अब मेरा तारीख की तरफ आता है। वफाकी रियासत में आइन की 5 लाजिम खसूसियात क्या होती हैं? एक, आइन की बालादस्ती होती है, नंबर 1। तो जी बड़ा बालादस्त हुआ है। बाला मुझे वो ध्यान में आ रही थी बात। अच्छा, दूसरा इख्तियारात की तकसीम कहाँ आई? अदलिया, सख्त गिर आइन, यानी मरकज आसानी से तरमीम ना कर सके, कौम असर में कॉला लिखा हुआ है कि आप सख्त गिर आइन बनाएं ताकि उसके अंदर तरमीम ना हो सके। तो अब अभी आपको अर्ज करने लगे कि तरमीम कैसे कैसे नहीं की गई। जब जब जिसका सदर बताया गया, आप सदर के पास ताकत थी, लगारी साहब को उड़ा दिया गया। सदर के पास ताकत थी, को उड़ा दिया गया। तो ये उसको तो मैंने रखा है। एक ही जबरदस्त दंदान साज हमारे सदर मुमलकत। वैसे दंदान साज जरूर है, लेकिन अगर उनको मिनिस्ट्री दी जाती तो ही वुड बी बेटर परफॉर्मिंग मिनिस्टर। ये मेरा पर्सनल राय है और मैं उनको बहुत बेहतर शख्स समझता हूँ। ये जो हमारे डिजिटल डॉक्टर सदर आरिफ अलवी साहब। अच्छा, ये खैर इस मौजूद पर हमारा बात करना बनता है। अच्छा खैर, अच्छा सर, दूसरे से सख्त गिर आएंगे मरकजी, लेकिन उनके पास अब ताकत कोई, उनके अंदर कोई सारी की सारी, क्योंकि जब लगारी साहब ने फैसला किया डिजोल्व की, उन्होंने ऐसी थी तैसे सदर माफ करो जी, साढ़ा राष्ट्रीय होता है। कितनी नहीं, सदर राष्ट्रीय होता है। फिर उन्होंने कहा कि ज्यादा की क्या जरूरत होगी डिजोल्व करने। इन लोगों ने फैसला करके जो मोदी कुवतों के अंदर जो कुवत वजीर आजम के पास होती है, जो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, कितने एम्बिशियस होंगे, कितने अनाथ सरपरस्त होंगे, कितने मुफाद परस्त होंगे, जो है हंटिंग नहीं कर सकते। कितने फलसफी उन्होंने ढूंढे, कितने मैथमेटिशियन ढूंढे, कितने उन्होंने जबरदस्त किस्म के इकोनॉमिस्ट पूरी दुनिया के अंदर से लेकर आए। कहां कहां से ये जो लोकल असेंबलीज के अंदर ये मामला थे, इन्होंने लोकल गवर्नमेंट को कहां पे तरजीह दी, उन्होंने गहराई कहां से बनाया, इन्होंने जो कॉटेज इंडस्ट्री का क्याम कहां से किया, इन्होंने सब्सिडी नीचे दर्जे को क्यों नहीं पहुंचाई, इन्होंने छोटे छोटे जो इंडस्ट्री को लगाने के लिए कागज की फैक्ट्रियां, छोटी छोटी फैक्ट्रियां, गत्ते की फैक्ट्रियां, बाकी चीजों की फैक्ट्रियां, एक जो दलदर है वही आप वाला इसके लिए वो टबैको बड़ी कंपनी, सारे के सारे 5 बड़े सेक्टर्स को वो पीछे पड़ गए और बड़े सेक्टर्स के साथ सीमेंट के ऊपर फ्लांस फैक्ट्री कंट्रोल नहीं है। अच्छा, आपने ये नहीं सुना कि हमें मईशत के अंदर इंपोर्ट करने के लिए कौन कौन से ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो हम चुन लें? क्या ये काम भी हम नहीं कर सकते? नहीं नहीं, कोई काम इस मुल्क में कभी कोई काम इसलिए नहीं हो सकता कि अपने ना अपने तो होता ना अपना। मैं सर बादशाह साहब को जो है ना, इस बादशाह साहब को जो है ना इर्द गिर्द से सारे लोग उठा लें, और भी बड़े मैं नाम दे सकता हूँ, नाम अगर कहते हैं सारों को इकट्ठा बिठा दो, बेशक आप उनको बिठा दें, उनसे एक आध फॉर्मूला उनसे पूछ लें, यकीन करें आपको, आप इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, वहां की इंपोर्ट्स को बेहतर कर देंगे। एक इंपॉर्टेंट बात ये देखें कि बांग्लादेश ने जो मॉडल लिया था अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, वो अयूब खान साहब के दौर के अंदर वो चला था, यानी एक्स्ट्रा एडिशनल सब्सिडीज उन्होंने उस सेक्टर को दी थी जिसकी वजह से एक्सपोर्ट बढ़ गई थी। यानी वो सेगमेंट जो कि बाकी दुनिया के अंदर रिक्वायर्ड है और वो अब आगे जा चुके, जदीद हो चुके, छोटे छोटे ढक्कन के अंदर वो जो है ना वो जिगजैग किस्म की जो है वो उसकी मोल्डिंग करना, वो आप ले इस तरह के छोटे सेक्टर्स के अंदर, जितने सेक्टर्स जो ब्लू ओशन के अंदर आते हैं, जो अनटच सेक्टर्स हैं, आप उसके अंदर, लेकिन ये सारी आगे चलती है सर। मैं आपको आस्क अ क्वेश्चन, तहरीरी इख्तियारात और जिम्मेदारियां तहरीरी शक्ल में हों। अच्छा, अब तहरीरी शक्ल में आइन आपको लाने के लिए लाया गया था। अब आगे सर आपका एनएफसी अवार्ड जो है तो आपका मुसलसल क्यों लाया जाता है? रेवेन्यू के लिए लाया जाता है, किसी में कार के लिए लाया जाता है, तमाम सूबों के अंदर वसाइल की तकसीम। अच्छा, इस वसाइल की तकसीम के लिए सुन लीजिए कि 16 वफाकी वजारतों सूबों को मुंतकिली से कबल 7 एनएफसी अवार्ड के तहत वफाकी टैक्स वसूलियों में सूबा हिस्सा बढ़ाने का बुनियादी मकासद। अच्छा, एनएफसी अवार्ड के मसाइल सुनने से करता हूँ। सबसे पहले जो मैंने आपके सामने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की
एफआईआर के साथ जो रिपोर्ट मैंने निकाली वो आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। 5% सूबों के हवाले से करने के बाद वफाकी हुकूमत के मौसूलात मैंने पहले अर्ज किए थे, क्या रह जाता है आपके पास? तकरीबन 42.5% जो है वो आपकी डेट सर्विसिंग होती है, जो आपने डेट दिए होते हैं उसकी 42.5%। यानी जितने हम टैक्स इकट्ठे करते हैं उसमें से 42% तो जो कर्जे लिए हुए उनकी किस्तें देने में चले जी, बाकी रह गया। फिर हो गई दिफा, तरक्की, पेंशन, इनकी जो जरूरियात के लिए जो कर्ज लिया होता है वो बैरूनी और अंदरूनी कर्जों से अपने मामला चलाती है, बल्कि ये जो इनको जो पेंशन, दिफा, तरक्की और इन जरूरियात का जो है वो कर्ज लेके पूरा किया जाता है। यानी आपको जो बजट दिया जाता है, पीएसडीएफ फंड जो दिया जाता है उससे पूरा नहीं होता। ये जो पेंशन है और ये वो है सर, यानी नहीं, उसमें मैंने आम बोल दिया, यानी हुकूमत तो दिफा, तरक्की तो घटा हो नहीं है, गंदा भी करेगा, डेवलपमेंट यही करेगा। कौन तरक्की करेगा? तुम करोगे, यानी कौन करेगा? यानी अमेरिका के अंदर जाकर, अमेरिका में जाकर के आप चाइना के बेड़ा गर्क कर दें और सी पैक का तबाहकुन गुफ्तगू करें और कहें कि हमारे अंदर कोई भी कदर मुश्तरक नहीं, और सी पैक चाइना और उनका कल्चर और हम कौन और वो कौन? तुम ये तकरीर करने के लिए हम तो पार्टियान हो रहे हैं, हम चाइना के साथ एक होने जा रहे हैं और होना है, हम रीजनल स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं। आपने कौन से स्ट्रेटेजिस्ट बनाए? अच्छा सर, आगे इनके वजीर अगर अपनी सीवी लेके जाए ना तो इन्हें किसी मल्टीनेशनल में मैनेजर की जॉब ना, मैंने जैसे आपको फेसबुक पे बता रहा था ना सर, तो मैं क्या, उन्होंने कहा कि आप बायस्ड हैं। बायस्ड है, एनालिटिकल नहीं है भाई, एनालिटिकल नहीं हूं। पॉइंट ये है कि मैं बायस्ड होते हैं। मैंने जिस तरह आपके पास रखे कि अगर आपके पास सब्सटेंस नहीं है, तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि इलामा इकबाल के पास सब्सटेंस था, बैकस्टेप हो गए, आने दो यार, ये वो यानी तकसीम हो रही है, कुछ हो गई, हाँ जी जनता क्या पाई। अच्छा, फिर ऐसे बड़े बड़े लोग, ऐसे जखीम लोग, वो स्टेप बैक हो गए और उन्होंने कहा आगे आने दो, जिसको वो आने देते हैं एक दफा आने दो, और एक दफा वो जीत किसी है, मिशन की जीत जरूरी है सर। विजन और मिशन की जीत लाजिम है कि मैं और आप जीते, ये लाजिम ना, ये तो एक और तरीके की सोचने की। मैं सिंपल ये कह रहा हूं कि आप यकीन कीजिए कि इस टाइम के ऊपर, जैसे महातीर मोहम्मद ने 22 साल हुकूमत की, आपके अंदर महातीर साहब वाले औसाफ हैं? खुदा ना खास्ता आप महातीर साहब की तरह वो मेडिसिन के डॉक्टर थे और पूरे के पूरे जो है ना कैबिनेट के अंदर बैठ के टॉप लोगों को हेड हंटिंग करते थे, और उनको उन लोगों को पता था, कहां से पता था, हर एक की गुफ्तगू सुनते थे, और वो वहां से वो आदमी उठा के लाए कि जिन्होंने मलेशिया के जो है वो उस वक्त की इकोनॉमिक ताकतों में शामिल करना शुरू कर दिया। फिर जब महातीर साहब चले गए, फिर वही तमाशा शुरू हुआ और करप्शन का बाजार गर्म हुआ, वो एक अलग बात है। अच्छा, अब सर एनएफसी की कहानी सुनते हैं सर। एनएफसी अवार्ड को 10 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका। 2010 के बाद आइन के आर्टिकल 172(3) में तरमीम कार मौजूद है। अब मैं सर आपको 1947 से जरा इसकी तफसील बयान करना चाहता हूं, आप थोड़े बोर होंगे, फिर इससे वजह ये कि क्योंकि हमने मैं ये समझना चाहूंगा इसके बाद कि ये सूबों की तकसीम से इसका क्या भला होने वाला है। ठीक, अच्छा अब देखें सर, एक तो जो वफाक और सूबे के दरमियान कुदरती तेल और गैस में 50% हिस्सा फराहम करता है, ये मसला सिर्फ एक हिस्से का भी नहीं बनता। अब ये मसला यानी गैस और जो कुदरती गैस मामला का जो हिस्सों का मामला है, वो इसमें वफाक का कोई लेना देना नहीं। अब अगर वो ये काम नहीं कर सकता तो फिर उन्होंने ये क्या मदाखलत कैसे करनी और ये किस तरीके से मामला होगा। मदाखलत की बात आएगी तो ये साजिश जो आप कह रहे थे, मैंने कहा खान साहब जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह साजिश के भी काबिल नहीं, उसके लिए भी सब्सटेंस होना बड़ा जरूरी है। अब अगर इसमें आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास सब्सटेंस नहीं, देखिए अगर ये मैं बायस आदमी है, मुझे उनसे जब से ये इनका वो मेरा दिल वहां पे, मेरा दिल चाहता है कि 5 साल पूरे लें। मैं आया था जब 2011 पाकिस्तान को तोड़े बगैर नहीं जाएंगे, ये मैं आपको बता दूं, ये बात ये पाकिस्तान को तोड़े बगैर नहीं, ये बात ना करें, ये पाकिस्तान को तोड़े बगैर नहीं जाएंगे। ये मैं आपको तारीखी हवाला जात देने लगा। अच्छा, मैं इसके ऊपर तारीखी हवाला एक बात मानता हूं, मुझे जो मेरा बायस समझ लें, जो भी समझ लें, अल्लाह ताला उनको इक़्तिदार दे, कामयाब करे,
मकसद ये है कि अगर हम बुनियादी सी बात कहें कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, तो फिर ये फिर गिल इनको क्या बताएगा? क्या इन्होंने यहाँ पे गिल क्या बताएगा? गंडा मुझे बताए एनएफसी अवार्ड के बारे में गंडापुर क्या बताएगा, और उनको अमूर कश्मीर के बारे में वो क्या बताएगा? इन लोगों की क्या काबिलियतें हैं? अच्छा, फजलुर रहमान के ऊपर पीटे, बहुत पीटे। अच्छा, फिर किसी के ऊपर पीटे, बाकी आप नवाज शरीफ, सर ये गॉन केस हो चुके, खत्म हो गए ना। कर रहे कि वो तो यहाँ पे आप सुन लीजिए जरा। एनएफसी में चारों सूबों की नुमाइंदगी होती है और इसका चेयरमैन वफाकी वजीर खजाना होता है। ठीक है। वजीर खजाना जिसके मैंने अभी बताया, वो जो ताजा रिपोर्ट जो मैं अभी आपको सामने बोल रहा था, उसने आपके सामने मुफ्ती इस्माइल साहब ने मान लिया, वो कह दिया कि ये जो फॉर्मूला है ये गलत फॉर्मूला है, जिससे तकसीम कावर हो रही है, इससे ये नहीं चलेगा। ठीक हो गया। अब और बताएं, वो और क्या कहें? तो फिर अब क्या करें, दीवार में सर मार दें? नहीं, ये तकसीम कार ऐसी नहीं है। तो किसको, खान साहब किसका रिफॉर्म करने आए थे? तो क्या करें? मुफ्ती साहब तो नहीं कर सकते ना, मुफ्ती साहब के अंदर तो चलो है ही नहीं, मैं भी नहीं कर सकता। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट सब्सटेंस। यानी हफीज शेख आपका, हफीज पाशा आपका जो है वो वजीर खजाना नहीं है, वो कोकोमो है। तो वो भी तो बने थे वजीर खजाना। तो आप उसके नंबर्स देख लें, उनके कंपैरिजंस देख लें। तो उसके बाद तरीन साहब बने, कंपैरिजन से उससे पहले असद उमर साहब थे जो कि असद उमर तो अल्हम्दुलिल्लाह ही इज टॉल एंड दैट्स ऑल, ही इज टू टॉल एंड वेल डन। उनके बारे में एक ही किताब के अंदर जो है ना 5000 सफे की किताब अगर होगी ना, उसके ऊपर आखिरी सफे के अंदर भी सिर्फ ये लिखा जा सकता है, इज टू टॉल एंड दैट्स ऑल। वेल डन। आगे सुना, आगे चलते। 1947 में सेल्स टैक्स का 50% वफाकी हुकूमत को दिया गया। 1951 में कौमी मालियाती कमीशन कायम किया गया। लोगों को अब पता है, इससे पहले पता था कि ये एनएफसी अवार्ड जो है वो किसके तहत होता है? वज़ारत खजाना के तहत होता है। हम क्योंकि इसमें रिफॉर्म लिख चुके हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं। अब इनको कहें कि वो कमीशन में बात करने दें, उनको कहें कि आपने मैनिफेस्टो लिख लेने दें, हमें आप उठा के बाहर फेंक दें, हमें अपना आप मैनिफेस्टो लॉन्च कर दें, छोड़ दें आप हमें आप हमें काले पानी की सजा में ऑस्ट्रेलिया भिजवा दें, हम खुद ही चले जाएंगे। अच्छा, वो इतना चल चुके हैं ऑलरेडी। 1973 के आइन में एनएफसी को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। 1974 में पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में पहले एनएफसी अवार्ड में वफाक का 20% और सूबों का 80% हिस्सा रखा गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में पहला एनएफसी अवार्ड नतीजा कौन था? 1979। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में दूसरा और तीसरा एनएफसी अवार्ड बेनतीजा रहा। अच्छा, अब ये तकरीबन आप सुनते जाइए। 1991 में नवाज शरीफ की क़यादत में चौथा एनएफसी अवार्ड नतीजा कौन था? फिर नतीजा कौन हो गया है? फिर वो कैसे था? अब आगे सुने। 1995 में पांचवा एनएफसी अवार्ड भी गैर नतीजा खेज रहा, यानी एक दफा नतीजा कौन रहा, फिर नतीजा खेज नहीं रहा। मुझे तो पूरे पाकिस्तान की समझ नहीं आ रही ये किसको फाइनल करूं, मतलब मैं नवाज शरीफ साहब के दौर में नतीजा खेज रहा, या फिर उसने कहा कि 1995 में एनएफसी अवार्ड गैर नतीजा खेज रहा। 2002 में परवेज मुशर्रफ के दौर में छठा एनएफसी अवार्ड बेनतीजा रहा। 18 मार्च 2010 को यूसुफ रजा गिलानी के तहत 7वें एनएफसी अवार्ड का ऐलान किया गया, जिसके तहत वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में सूबों का हिस्सा तकरीबन 2010-11 के दौरान 49% से बढ़ाकर 56% और अवार्ड की बकिया सालों के दौरान भुट्टो साहब के जमाने में 80% था सूबों का हिस्सा, और अब ये 49% पे आ गया, बढ़ाकर वो काम घटाया, फिर बढ़ाया 49 बढ़ाकर फिर 56% और अवार्ड के बकिया सालों के दौरान 57.5 कर दिया गया। यानी आपकी रेशो कहां से घटाई, फिर 49, फिर बहुत भी जंप मारते थे, तो किसी ने 56 कर दिया और किसी ने पूरा ₹1.5 उड़ा दिया। अच्छा, इसकी वजह यह है कि ये वफाकी हुकूमत ने जितना कर्ज ले लिया है, तो कर्ज डेब्ट सर्विसिंग में पैसे चले जाते हैं। वो तो मैं आपको बता चुका हूं। हाँ, वफाक को इसलिए ज्यादा क्योंकि फेडरल तो ऑफकोर्स जब बजट बनाते हैं तो उनके पास कुछ नहीं होता, वो एडजस्टमेंट कर रहा होता, इनके पास कोई सब्सटेंस नहीं होता, इनके पास कोई तरकीब नहीं है। हमें ऐलान अलग ऐलान में जब पाकिस्तान की सर इस खजाने की सूरत हाल ये है कि कोई एक ऐसा लीडर होता, या खान साहब के पास जब वक्त कमाल का वक्त आया था, जिस वक्त उनको सारी कोर ने, पहला आदमी था बड़े अरसे के बाद जिसको सारी कोर ने टोपी पहन के सलूट मारा था। तरीका ये होता है कि सारे टोपियां उतार देते हैं,
नवाज शरीफ साहब के लिए तो सबने टोपियां उतार दी थी, जिसका उन्हें गुस्सा भी बहुत था। वो हमेशा कहते थे मेरे लिए टोपी उतार देते। और मैं ये बातें ज़हन में रखता हूँ। अच्छा, इनको तो टोपी पहन ली, फिर भी ये खिलाफ है। वजह ये है कि भाई आप में भी सब्सटेंस नहीं है, यू द सेम एज नवाज शरीफ। तो क्या कहते हैं, आप किसे जई नहीं था गल करन नु रही नहीं। हाँ जी, अब मैं आप सर ऑडियंस को क्लियर कर दीजिएगा कि मेरा आपके खान साहब से कोई लेना देना नहीं, हमारे कुछ लेके भाग गए। ही इज अ शोमैन, ही इज अ शोमैन, ही रन्स द शो वेरी वेल, ही रन्स द शो वेरी वेल। एक पोजीशन आप लेते हैं, वहां पे आपने डिलीवर करना है, कामयाब घर से करते हैं, कामयाब पाकिस्तान क्यों नहीं दिया? आगे सुने सर, एनएफसी पर रिफॉर्म्स कर लेते हैं ना, रिफॉर्म्स करते किसी जगह थे। मुझे तो 3 रिफॉर्म चाहिए थी जब ये आए थे। सिविल सर्विस रिफॉर्म चाहिए थी, नहीं हुआ। पुलिस रिफॉर्म चाहिए थी, नहीं हुआ। लैंड रिफॉर्म चाहिए थी, नहीं हुआ। तो उनकी हो है सर। अब अगर हम अकेले बैठे तो बड़ा जबरदस्त जुमला है। तो अच्छा सर, सूबों के दरमियान में वसाइल की, अच्छा इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं सर, ऊपर की तरफ जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो किस तरह की है? उसकी रिवायती पॉपुलेशन बेस, यानी पॉपुलेशन की बेस के ऊपर रखा जाता है कि जिसकी यानी पॉपुलेशन जिसकी ज्यादा डेंस होगी उसके मुताबिक आपको उतने % दे दिया जाता है। अगर ये वाला फॉर्मूला लगा था तो ये तो इतना मुनासिब नहीं था फॉर्मूला। सूबों की तकसीम कार कर रहे हैं ना, मतलब मेरी अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो मैं ज्यादा हिस्सा लूंगा, बात तो ठीक है, लेकिन अब मैं मतलब डेवलपमेंट का क्या करूं? बलूचिस्तान की डेवलपमेंट ना करूं? बलूचिस्तान में जिसके बारे में कह रहे हैं बहुत नुकसान हुआ, बेचारों को नुकसान के ऊपर नुकसान क्या हो गया? पहले भी रेत के घर थे, अब भी रेत के घर होंगे, क्या नुकसान हुआ? कल मुझे वो वहां पहले भी कुछ नहीं खाते थे, अब भी कुछ नहीं खा रहे थे जी। वो कोई दोस्त रात उनका 3 बजे फोन आया। इमरान खान साहब ने अपना दारुल हुकूमत बलूचिस्तान में किया था। इमरान खान साहब बलूचिस्तान जाकर कुछ देर बैठे थे, वो गरीब क्या कराची को कर दिया था? 5 घंटे किसी दरिया के किनारे फंसे रहे, रात 3 बजे का वाकया है। 3.5 साल के बाद आपको जलसों में आके वो ये कहानी सुनाए कि मेरे हाथ बंधे हुए थे, मैं कुछ नहीं कर सका। तो फिर मत आप तो फिर तुसी उत्ते लैंड की बैठे थे, यू शुड हैव गिवन अप ना, हाथ बंधे हुए थे। मुझे किसी जगह काम नहीं करने दिया जाएगा तो मैं वहां और काम छोड़ के आ जाऊंगा। मैं वहां पे ये दुख if the people are, मतलब I don't know what democracy is, if the people are, तो कौन से अगर जवान मुझे मैं अभी आपके सामने 1% 1 वोट के शदीद खिलाफ एक पूरा चैप्टर लिख रहा हूं, मैं किताब अभी बता रहा हूं। बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं आपके सामने बता रहा हूं, फिर मुझे बायस कह दें, आई डोंट माइंड। अच्छा सर, आगे मल्टीपल क्राइटेरिया फॉर्मूला में तब्दील, इसको फिर सर पॉपुलेशन बेस हटाकर मल्टीपल क्राइटेरिया फॉर्मूला में तब्दील किया गया। इस म्यार या फॉर्मूले के मुताबिक 82% तकसीम आबादी पर, 10.3% तकसीम गुर्बत और पसमानदगी पर, 5% महसूलात की वसूली जनरेशन और 2.7% तकसीम इनवर्स आईपीडी पॉपुलेशन डेंसिटी कर दी गई। यानी आईपीडी लगा करके अब आपकी तकसीम में कार क्या है, वो रिजल्ट बना के 2.7% तकसीम इनवर्स आईपीडी वगैरह लगा दी। 7वीं एनएफसी अवार्ड की बुनियाद पर पंजाब का हिस्सा 51.7। ये कब आया? बार बता, 7वां कब आया सर? ये आता है आपका तकरीबन 2010 के बाद से, 2010-11 के बाद। अच्छा, अब आगे सर सुनते जाइए और शर्माते जाइए। फिर आईपीडी डेंस पॉपुलेशन, अब इनको आपकी सारी ऑडियंस को पता होगा, इनसे पूछना है कि ये सवाल पूछने हैं आपने खान साहब से, इनके जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म लाएं तो तकरीर के वक्त आप ये पूछें कि आप ये कैसे करेंगे। तो आपने ये नहीं करना बल्ले से मारूंगा, आपने ये नहीं कहना कि मैं इनके पेटों से ला सकता हूं, क्योंकि इसका फॉर्मूला आप समझ लीजिए कि अगर इन्होंने दौलत यहां पाकिस्तान से लूटी और ले गए, ये अब ले गए, अब आप क्या होगा, उस मुल्क को प्ली करेंगे, उस मुल्क के बाद फिर उनके रेलेवेंट बैंक्स के ऊपर जाएंगे। ये कोई तकरीबन 100 साल का गेम है और 130 साल बाद आपकी हेयरिंग होगी। आपका दिमाग हिला हुआ है, आप कहां से ले आएंगे स्विस बैंकों से? आप कैसे लाएंगे? आप कबूतर ना बनाएं, मैं पेट फाड़ के ले आऊंगा, आप जाएंगे जरदारी साहब के पास और वो पैसे दे देंगे। हाँ जी, वाह मेरा बच्चा सुना करे कोई है, वाह मेरा पोतर की क्या करें लवदाज है।
सोने बोधे आला सर, हमारे इलाके में कहते हैं सोने बोधे आला के करेंदा बोधे सर बाल को कहते हैं सोने बोधे आला के करेंदा बालों का रस कराना क्या करें क्या करें। अच्छा सर, 7वें एनएफसी अवार्ड में पंजाब का हिस्सा मैंने आपको बता दिया 51.74 और सिंध का हिस्सा 25.55%, खैबर पख्तूनख्वा का 14.62 और बलूचिस्तान का 9.9%। क्या डेवलपमेंट होगी? सर मैंने अभी माजरत के साथ मैंने सर आप आप काम कराते हैं सारा सर काम कराते हैं। आई रियली अप्रिशिएट सर काम कराते हैं। दिस इज अ लॉट ऑफ सर मैं आपको बताऊं कि बायस कहने वालों को सुनाना चाहता हूं कि जितने इन्होंने अपना एक जखीम ज़हन, उनके पास हिस्ट्री थी, कर कुछ नहीं सके। इशरत हुसैन साहब से भी काम नहीं ले सके, स्टेट बैंक का रिफॉर्म भी नहीं करवा सके। फिर यानी कमाल के आदमी है, मैं अगर मैं खिलाफ हूं, अरबाब शहजाद साहब, ऑस्टेरिटी मेजर्स बिल्कुल सही थे, लेकिन उसके सब सही तरीके से लिए जाते तो ऑस्टेरिटी मेजर जिस तरह इशरत हुसैन साहब से पूछे तो सही उन्होंने इस तरह गए थे। ये तो नहीं कहते कि आप ये कह दें और वो नहीं जी, वो गाड़ियां बेचने को तरीका था। नहीं जी, तानू नहीं पता, इस तरह नहीं होता। गड्डियां बेच के आप अगर ताजा भैंसों का दूध नहीं पीते तो भैंसें कितनी को महंगी थी, आप ना पीते, नहीं रहने देते। भैंसें आपको क्या कह रही थी, भैंसें कितनी को थी, लेकिन जो पुरानी गड्डियां बेची इसलिए क्योंकि आपने नवी गड्डियां लेनी थी। ठीक, तो सर आप अच्छे लग्जरी सफर करेंगे तो हमारा प्राइम मिनिस्टर खुशहाल जहन से जाएगा, इजी जाना चाहिए, अच्छा जाना चाहिए, दौराजात करे, सब कुछ करे, लेकिन काम तो करे। ट्रैफिक में फंसा दे, मेरा तो मूड ही उड़ जाता है भाई। अच्छा सर आगे इसलिए तो आप रात को प्रोग्राम करते हैं ताकि आप नहीं, मैं तो 9 बजे रात को नहीं चाहता। अच्छा, लेकिन हमारी कौम के उनको पता होता है कि हम फंसेंगे, लेकिन जरूर जाते हैं, उनको फंसना पसंद। मुझे नहीं पसंद भाई। अच्छा अब अगला सर कौमी यहाँ पे नवा मालियाती कमीशन भी इसके बाद आगे चलते हैं सर। अब ये आपको मैंने डिवीजन बता दी 51%, 24%, लगभग आपको रेशो डाल दें 15% और 9.9% बलूचिस्तान। मुस्लिम लीग नून में के दौर में 8वां एनएफसी अवार्ड भी बेनतीजा रहा। नवा कौमी मालियाती कमीशन भी नतीजा अखज करने में नाकाम रहा। मुसलसल नाकामियों की लिस्ट है। कौमी सलामती मफाद सूबों की खुद मुख्तारी को मद्देनजर रखते हुए इस मसले पर नजरसानी करना होगी। आगे वो बात करते हैं कि ये जो है एनएफसी अवार्ड हर 5 साल के बाद तश्कील दिया जाता है। नवा एनएफसी अवार्ड जो है 9th अवार्ड तो 24 अप्रैल 2015 को तश्कील दिया और फिर इसको 2020 को खत्म हो गया। फिर इसके बाद 4 फरवरी 2021 को 10वां एनएफसी अवार्ड तश्कील दिया। इसके टीओआर, ये तो हर वक्त हमारी ब्यूरोक्रेसी में टीओआर की टर्म चलती है, आप परेशान टेरराइज हो जाएंगे। मैं पहले बड़ा डरा हुआ, मुझे टीओआर क्या होते हैं सर? टर्म्स ऑफ रेफरेंस। हाँ जी, इससे डरा देते हैं और आप बच गए, वाह। अच्छा सर, इजाफी रेवेन्यू शेयर के लिए मुख्तलिफ तजावीज पेश की गई, लेकिन इस पर कोई हतमी फैसला ना हो सका। पाकिस्तान में कोई भी कभी कोई हतमी फैसला नहीं हो सका भाई। अच्छा आप अच्छा किस पर आपने सियासत करने लगे? मेरे शोहदा पर? किस में सियासत करने? वो तो बहुत अगली बात कितने किस पर? अच्छा कह रहे हैं जो फौज जो सर्व करती है उनको जो चीजें मिलती हैं आप उनके ऊपर वही वो आपको भी मिलती हैं, ब्यूरोक्रेसी को भी मिलती है, बाकियों को भी मिलती है, आपको ले दे के फौज का बजट चुकता है। आप फिर जनरेशन वॉर करना चाहते हैं। तुम्हारे मुल्क की फौज का साइज इसलिए बढ़ा है कि तुम खतरे के में हो। और सवाल करो उनसे कि जाके जिस वक्त ये फेडरेशन यूनिट बन रहे थे तब आपने ऐसी तकसीम कार क्यों होने दी? फील्ड मार्शल अयूब खान ना आता तो पाकिस्तान का क्या होता? एडे आप जमहूरी, कौन सी जमहूरियत? अच्छा सर आगे सर आप देखें कि इसके ऊपर आगे जो है वो एफबीआर और इसकी मुतल्लिकात शुरू होने वाले हैं। आप मुझे क्या कहते हैं कि मैं इस पे अगली दफा में कर लेंगे। मेरे ख्याल है ये सेशन आप यहीं रोकें। मुझे क्या चाहिए? मुझे अगला क्या चाहिए होगा? मैं आपके साथ अर्ज करूं जी। मुझे अगला ये चाहिए होगा आपसे कि एनएफसी अवार्ड का मैंने अभी खाका बताया कि मुसलसल नतीजा खेज रहा। मैं अगली दफा ये अर्ज करूंगा कि अब ये नतीजा खेज कैसे होगा? नहीं, नतीजा खेज नहीं रहा और अब नतीजा कैसे होगा? ये कैसे होगा जवाब जो है, ये कैसे होगा जवाब? मुसलसल हर तकरीर के अंदर मसलन आपका जो रेट ऑफ एक्सचेंज है, आपकी मईशत की मेन चीजें और आपके जो
सूबों का निजाम कैसे चलेगा, इसका पूरा खाका खान साहब की हर तकरीर में होना चाहिए था। उनकी इस वक्त थिंक टैंक होनी चाहिए थी और उसका पूरी की पूरी बिलतरतीब काम होना चाहिए था। या यानी जो है गरीब गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर तर होता जा रहा है, ये सियासी जुबान जो है बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। अच्छा, अब मैं सर ये पूछना चाहता हूँ अब आपकी वसातत से कि जैसे एक तो जाते जाते बांगीदरा वो सुना दीजिएगा। यहां से हमने सिविल सर्विस रिफॉर्म्स पर आना है, हमने बहुत सारी रिफॉर्म्स है, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स है, पुलिस रिफॉर्म्स है, आपकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे बात नहीं करूंगा सर, रिफॉर्म क्यों नहीं करेंगे? नहीं सर, पुलिस पे तो मेरा मैं सीरिया का नहीं है, उस पर बात नहीं है तो हम किसी वो तो बात करूंगा सर, हम किसी सीनियर पुलिस अफसर को बुला लीजिए। मैं उस पर इसलिए बात नहीं, हमारे एक दो मेहरबान लोग हैं, मैं गुजारिश करेंगे हर इस चीज को, इस रस्म को, अगर हमारे बात भी ये चलती है कि जो जिसका है ना वो बात करें, नहीं वो बिल्कुल ये बात तो एक सब्सटेंस लीडरशिप के अंदर सब्सटेंस नहीं है, वो प्लीज पीछे हो जाए। रिटायर्ड आईजी साहब हैं, उनसे कहते हैं आके अगर वो एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि हर चीज में मईशत है, उस तक तो मैं बोल सकता हूँ, पुलिसिंग के ऊपर नहीं बात करना चाहता, बजट के ऊपर भी जो यानी जो दिफा पर है, दिफा पे मेरी बहुत ज्यादा तहकीक होने का मकसद ये नहीं होता कि मुझे वो लेजिटिमेट कर देती है कि मैं दिफा के ऊपर गुफ्तगू करूं, ठीक है। इसी तरीके से मुझे लेजिटिमेट गवर्नेंस के ऊपर मईशत का क्योंकि अमल दखल है, उसके ऊपर गवर्नेंस चलाने के लिए इंसान को क्या होना चाहिए। हाँ, आप ये देखेंगे उस जमाने में जिन लोगों के पास सब्सटेंस था तो वो किसी शरई इल्म, फिर दीनी इल्म, फिर फलसफियाना इल्म, यूनानी इल्म और इन सारों के मामलात से रखते हुए जो कंटेम्पररी इल्म के अंदर जिन्होंने बर्टन रसल तक नहीं पढ़ा जाता था, उससे पूछते थे कि भाई तुमने ये पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा, तो पता तो चले। आप ये सारी चीजों का आप जरा खुदारा क्या आपको ये जवाब देंगे क्या यानी ये जो नए ये तब्दीली का नारा लाने वाले, क्या इन लोगों ने कोई स्ट्रक्चर आपके सामने पेश नहीं किया? क्या आप लोग ये पाकिस्तान की जान है, आप ये सुनने के लिए आपने एक आदमी को सेनेटर बना दिया? चलिए, अच्छा, किसी को आप सेनेटर बना रहे हैं, किसी को आप कुछ बना रहे हैं, किसी यानी फिर वो जो इनका स्टेट सेक्रेटरी है उसको इस बात पे सेनेटर बनाया कि वो वन ऑफ देयर एमएनए, वेरी प्रोमिनेंट एमएनए सेड, वन ऑफ देयर प्रोमिनेंट एमएनए सेड कि इस दफा अगर सेनेट में टिकट ही नहीं बेचती तो फिर वो पार्टी फंड कहां से आएगा? तो दिस इज द रियलिटी ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। पार्टी आपके फंड से चलती है और सेनेट की टिकटें बेचनी पड़ेंगी, ठीक। और सेनेटर जो है वो ऐसे नहीं आता बेचारा, या वो फिर जिनसी तशद्दुद करवा के आता है या फिर वो ऐसे नहीं आता सर। सो पॉइंट ये है कि हम रिफॉर्म्स चाहते हैं, हमने रिफॉर्म्स देखने, और ये रिफॉर्म्स कौन देखेगा? ना इशरत हुसैन देख सके, ना कर सके, ना हफीज पाशा कर सके, आए थे, ना शबरजदी साहब, शानदार आदमी, उन्हीं के पीटीआई उठा दिए, निकाल दी, उन्होंने शानदार बातें की। अच्छा, उन्होंने बहुत से लोगों की कामयाबी है कि हमने फलां को नाकाम कर दिया। नहीं सर, उनको बड़े हमारे काम जो है ना, मैं लोगों का नाम याद आ गया, इनसे फिर लोगों से पूछ लीजिए कि अगर हम बायस्ड हैं तो हम क्यों कहते हैं शहजाद अरबाब साहब ने बहुत अच्छा काम किया था सिविल सर्विस के अंदर, पीटीआई के थे, स्पेशल एडवाइजर टू मिनिस्टर थे, इमरान खान साहब के थे, उनको तो काम ही नहीं करने दिया। फिर वो जो खातून भी आई थी, वो जो कर रही थी, उनको भी काफी टफ टाइम दिया था इन्होंने। नहीं, वो तो खातून का तो मुझे नहीं पता वो आईटी में क्यों आई थी। अच्छा, हमने सुना कि बहुत अच्छा काम कर रही थी वो। नहीं तो बाकी आईटी वाले यहाँ पे प्लम्बर है, हमें क्या पता। अच्छा, वो मैं आपको कभी फिर स्टोरी सुनाऊंगा। अच्छा, फिर अगली बात ये है कि अब आज 3-4 आपको गहरी कहानियां सुनाएंगे सर, तो ये भी कहानी नहीं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अदर स्टोरीज टू। अच्छा, अब यहाँ पे फेडरेशन के ऊपर कितना हमने लागू करना है, हमने सर दोबारा से एक यानी प्रियम्बल के तौर पे यानी अगली दफा जब हम आ रहे हैं तो उसका प्रियम्बल बता दूं, इख्तियारात, और इख्तियारात को हमने वाज़ेह शक्ल देना, उसके अंदर स्ट्रक्चरल मामलात बनाना, उसकी कितनी सर्विसिंग होगी, कितना मामलात होंगे, उनके अंदर हमारा जो टोटल पैसा कितना कलेक्ट होगा, सूबों से कितनी टैक्स कलेक्शन होगी, इसके साथ FBI करना पड़ेगा, और मैं सोल्यूशन, अब सोल्यूशन की बात आप कहते हैं, अगली बात एग्जैक्टली, और उस हम करेंगे कंटिन्यू फॉर श्योर। यहाँ तक बात बांगे दरा हो जाए सर। नहीं, हमें तकरीर मुकाबलों में जाने का शौक
शौक क्या था जी, अब्बा हुजूर भेजा करते थे जबरदस्ती, तकरीरें भी लिख के देते थे साथ। तो एक मुझे शेर याद रह गया, वो बाद में मैंने बड़ा ढूंढा, अभी भी मुझे उस नज्म का उन्वान नहीं याद आ रहा, बांगे दरा के आखिरी नज्मों में से है। तो वो पता नहीं किस मौके पे थी वो तकरीर में था जी, एक नौजवान सूरत सीमाब मुस्तरिद, वाह, एक नौजवान सूरत सूरत सीमाब सीमाब मुस्तरिद, मुस्तरिद, वाह वाह, आकर हुआ अमीर असाकिर से हम कलाम, आहा, अबू उबैदा आहा। रुखसत पैकार दे मुझे। यहाँ पे भी अमीर असाकिर है सर, जी 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 चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जी, सर, अमीर असाकिर है। अबू उबैदा, अबू उबैदा, अबू उबैदा रुखसत पैकार दे मुझे, अबू उबैदा रुखसत पैकार दे मुझे, लबरेज हो चुका मेरे सब्रो सुकून का जान। तो यहाँ इस शेर के अंदर भी जो नातिया अशार है इसके बाद, सर इलामा इकबाल, ये नातिया अशार है, और इसमें भी अबू उबैदा से क्या कहा, रुखसत पैकार दे मुझे, पैकार दे मुझे। तो यहाँ से भी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से पूछते हैं सिचुएशन क्या है। तो देखिए सर, असाकिर के बाद वो मुझे असाकिर का भी जिक्र यहाँ पे देख लें सर, असाकिर का जिक्र हुआ। सर क्या बात है, और क्या इन्फ्लुएंस था। और मैं सर यहाँ पे आपके साहब जाने से पहले मैं उन लोगों से किसी वक्त इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो अलहदा गुफ्तगू करेंगे। नहीं अलहदा नहीं सर, मेरे साथ भी की जा सकती, निपटेंगे, जो कि इकबाल साहब के ऊपर बहुत सारी बड़े आदमी थे, सब बड़े आदमी से बड़े आदमी की जब तक आप के बारे में फजूल गुफ्तगू ना करें तो आप अपने आप को बड़े आदमी थे। उन्होंने किसी को शोमैन नहीं कहा, उन्होंने डीपोलिटिसाइज करने के बजाय इसको सर्टन बनाया, और उन्होंने कहा जो कुछ हो सकता है, मकाम मर्तबा और उनकी जहानत और फसाहत, सुभान अल्लाह। और सर जहानत से याद आया, इकबाल के पोते जो हैं, मैंने ये कहा ना कि ये जो नस्बों में निजाम नहीं चलता, उनके पोते जो है वो मुर्गी की आवाज निकालते हैं सेनेट के अंदर। वलीद इकबाल, हाँ, वो कुकड़ू को करते, वेल डन, वेल डन सर, कुकड़ू को ये साफ चली शक्ल, कुकड़ू सर, इसका सर वो कुकड़ू को हमारे लिए बहुत ही काबिले फख्र बात है कि वो बड़ी काबिल फख्र बात है, इकबाल के बेटे सर कुकड़ू कुकड़ू करे तो मुझे वो भी मंजूर नहीं सर। नहीं सर, मैं गुड नाइट सर, और सी यू अगेन वेरी सून।